बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। इस लेक्चर के आगाज़ से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और इसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई कमेंट दें, ताकि आपका और हमारा ये कनेक्शन, ये राब्ता इस तरीके से जुड़ा रहे। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स, आज जो टॉपिक्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में एक रिव्यू देता चलूँ। सबसे पहले आज मैं आपके साथ मॉलिक्यूलर आयन को डिस्कस करूंगा, उसकी टाइप्स को, उसकी फॉर्मेशन को, उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करूंगा। देन मैं रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स को डिस्कस करूंगा। मैंने आज जो टॉपिक्स सिलेक्ट किए हैं वो टॉपिक्स हमारे इन चैप्टर में से इसके आसपास जो छोटे से टॉपिक थे, मैंने कोशिश की है कि आज उनको मैं डिस्कस कर लूं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज हमारा, दिस इज मॉलिक्यूलर आयन। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि आयन क्या होता है। दो स्पीशीज विच कैरीज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड आयन्स। अब वहां पे जो स्पीशीज की बात होती थी, वहां पे एटम्स की बात हो रही थी कि जब कोई एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। आज मैं अपनी बात को इस तरह से डिस्कस करूंगा कि जब भी कोई मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा तो वो मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। तो सेम उसी तरह से मैं इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करता हूं। हमारे पास इस केस में भी इसकी दो टाइप्स हैं। नंबर 1 इज कैटायोनिक मॉलिक्यूलर आयन and second is anionic molecular ion। हमारे पास कैटायन क्या होता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो मैं लिख सकता हूं पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूलर आयन। आप ये भी कह सकते हैं ऐसे मॉलिक्यूलर आयन्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। सेकंड, मैं ये कह सकता हूं ये चीज हमारे पास ज्यादा एबंडेंट होती है। अब यहां पे एबंडेंस के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूं कि कौन सी चीज ज्यादा एबंडेंट होती है, क्यों होती है। तो इसका सिर्फ आप शॉर्टली ये अपने माइंड में रखें कि जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है, मतलब जो रिएक्टिव कम होती है, वो ज्यादा एबंडेंट होती है इन नेचर। तो इसमें जो कैटायनिक हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन्स हैं वो ज्यादा एबंडेंट होते हैं। आगे चलते हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स। तो इसमें हम देखते हैं कि दोज मॉलिक्यूलर आयन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड, और हमने पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हमारे पास उन मॉलिक्यूलर आयन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और हम उनको एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स कहेंगे। और ये हमारे पास लेस एबंडेंट होते हैं, कम पाए जाते हैं, कम स्टेबल होते हैं ये। अब मैं आता हूं इनकी फॉर्मेशन की तरफ। ये बनते कैसे हैं उसमें आप लोगों ने
अपने माइंड में रखना है कि अगर हम हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करें, राउंड अबाउट कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम, जो मैं हाई एनर्जी की बात कर रहा था, वो राउंड अबाउट 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसके ऊपर हाई बीम, इलेक्ट्रॉन बीम हाई एनर्जी के साथ 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आप मॉलिक्यूल्स के ऊपर बम्बार्ड करें तो वो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करता है। और ये प्रोसेस कहां होगा? मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, जो हमारा आगे चल के टॉपिक आएगा इसी चैप्टर के अंदर, उसके आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर हम ये प्रोसेस करते हैं। सेकंड, हम क्या कर सकते हैं? इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कर सकते हैं, या हम एक्स रेज, जो गैस फेज में मॉलिक्यूल्स होंगे तो वहां पे उनको मॉलिक्यूलर आइंस में कन्वर्ट किया जा सकता है इन 3 मेथड से। अब हम इसके देखते हैं, इसकी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहली जो एप्लीकेशन मैं यहां डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये है कि हम इनकी मदद से, मॉलिक्यूलर आइंस की मदद से, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेजर कर सकते हैं, इसको डिटरमिन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो कोई नेचुरल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होना उसमें जरूरी है। सेकेंड, हम जब भी मॉलिक्यूलर मैसेस को डिटरमिन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें ये रिक्वायर्ड होता है कि हमने मॉलिक्यूल को पहले मॉलिक्यूलर आइंस में कन्वर्ट करना होता है, तब जाके हम उनकी मॉलिक्यूलर मैसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मैसेस। तो ये 2 काम हम कर सकते हैं मॉलिक्यूलर आइंस का, जो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब मैं चलता हूं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास तौर पे आपके एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं यूएचएस के या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के, उसमें इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ जाता है, या आपके बोर्ड के एग्जाम में भी इसका एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अब इसमें जो हमारे पास कंफ्यूजन होती है, मैं वो पॉइंट भी डिस्कस करूंगा। अब हमने स्टार्ट में ही बोला कि अगर मॉलिक्यूल में से हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करें या इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करें तो तभी जाके मॉलिक्यूलर आइन बनता है। अब नॉर्मली हमें जो कंफ्यूज किया जाता है वो इस पॉइंट पे किया जाता है कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स को ऐड या उसमें से रिमूव करके ये बात कही जाती है, तो जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे एग्जाम्पल्स की बात करूं। अब आप देखें, हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज अ मॉलिक्यूल N2। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो +1 चार्ज, दिस इज मॉलिक्यूलर आइन, और कौन सा? कैटायनिक मॉलिक्यूलर आइन। और अगर आप इसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दें तो दिस इज एनायनिक मॉलिक्यूलर आइन। अब जो कंफ्यूजन होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं वाटर की, अब वाटर इज अ मॉलिक्यूल, अगर इसी के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो मॉलिक्यूलर आइंस कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं कि इसमें मैं H3O+ लिख दूं,
या इसमें से एक H निकाल दूं तो वो OH नेगेटिव बन जाएगा। सो ये पॉइंट आप अपने ज़हन में रखें कि दिस H3O इज नॉट अ मॉलिक्यूलर आयन एंड दिस OH इज आल्सो नॉट अ मॉलिक्यूलर आयन। बट व्हाई? इसलिए कि आप देखें हमारे पास H2O एक मॉलिक्यूल है और जब H3O बना तो हमने उसमें हाइड्रोजन ऐड किया है, तो अब वो वाटर मॉलिक्यूल तो ना रहा। इसी तरह जब OH बना तो यहां पे आपने क्या किया, हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया, तो ये भी वाटर मॉलिक्यूल तो ना रहा। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में से आप इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करें, रिमूव करें या इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करें। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल और दे देता हूं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अमोनिया की, NH3, दिस इज अमोनिया आयन। तो ये कब मॉलिक्यूलर आयन होगा? अमोनिया उस वक्त मॉलिक्यूलर आयन होगा जब इसी NH3 के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज आ जाए। लेकिन अगर हम कहें कि जी इसमें मैंने अमोनियम में से बना दिया NH4 या मैंने इसे NH2 बना दिया, तो अब भी ये दोनों मॉलिक्यूलर आयन्स नहीं हैं। तो ये पॉइंट आप लोग अपने ज़हन में रखें, वो आपको MCQ दे सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉलिक्यूलर आयन। तो आप पहले ये फैसला कर लें कि जो चीज पहले मॉलिक्यूल होगी उसके बाद वो मॉलिक्यूलर आयन, मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो सकता है। इसी तरह जो आपकी बुक में एग्जांपल्स हैं, N2+1 है, CO+ है, CH4+ है, तो मतलब ये मॉलिक्यूल से देन दे आर मॉलिक्यूलर आयन्स। तो हम लोग इस तरह से भी इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर सकते हैं। सो ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक, सेकेंड टॉपिक की तरफ, विच इज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब यहां पे जो चीज समझने की है, दिस इज द टर्म रिलेटिव। अब रिलेटिव क्या होता है? हम जब भी किसी चीज को कंपेयर करना चाहते हैं किसी भी चीज से, तो उसके लिए हमें एक रिलेटिव स्टैंडर्ड लेना पड़ता है और उसको उससे कंपेयर करने के बाद हम ये फैसला करते हैं कि ये चीज उसके अकॉर्डिंग क्या है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बारे में आप लोग बखूबी आगाह हैं कि द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास या मास नंबर। अब यहाँ पे हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं। मैं रिलेटिव से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी चीज़ से कंपेयर करना, तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल सिंपल सी देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केट में जाएं और हम जब जाके किसी भी सुपर स्टोर, किराने स्टोर के ऊपर हम लोग उनसे कहते हैं कि 1 kg हमें चावल दे दें, 1 kg हमें दाल दे दें, तो वो हमें कैसे देते हैं? वो हमें ऐसे देते हैं कि उनके पास एक आयरन का बना एक पत्थर, वो एक बैलेंस की एक साइड पे पड़ा होता है, जो हमें भी पता है कि ये 1000 ग्राम्स या 1 kg का है और उस शॉपकीपर को भी पता है। तो वो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड के ऊपर वो चावल, दाल, कुछ भी डालता है। जब वो दोनों बैलेंस होते हैं तो हम कहते हैं ये 1 kg है। हमें कैसे पता चला? विद रिलेटिव टू वो जो आपने उस लोहे का पत्थर पड़ा था उसके साथ कंपेयर करके, क्योंकि वो स्टैंडर्ड था। अब अगर उससे कम होगा तो आप कहेंगे ये 1 किलो नहीं है, अगर उससे ज्यादा होगा तो शॉपकीपर कहेगा कि ये उससे ज्यादा है। सो दोनों उस वक्त सेटिस्फाई होंगे जब वो बैलेंस होगा। तो रिलेटिव का
मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। सो यहां पे जो हम एटॉमिक मैसेज को प्रोडक्ट टेबल में फाइंड आउट करने के लिए जो स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज करते हैं वो कार्बन को यूज करते हैं। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, देन हम उसके बाद उसको देखेंगे कि हम कार्बन 12 को ही क्यों एक रिलेटिव लेते हैं स्टैंडर्ड के तौर पे। सो हम डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं? इट इज द मास ऑफ एन एटम relative to the mass of carbon 12 कि ये क्या है कि ये किसी भी एटम की मास है, किसी भी एलिमेंट के एटम की मास है जो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के मास के साथ आप जब कंपेयर करते हैं तो वो क्या कहलाती है? रिलेटिव एटॉमिक मास। उसमें हम मुख्तलिफ मासेस देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन की रिलेटिव एटॉमिक मास देखते हैं तो इट विल बी 1.008। अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 15.99 AMU में हम लेते हैं। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मैसेज हैं जो विद रिस्पेक्ट टू एटम ऑफ कार्बन 12 हमने फाइंड आउट किए। अब इसके यूनिट्स क्या होते हैं? हम इसके यूनिट्स जो होते हैं मेजर करने के, वो होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको आप क्या कहते हैं? AMU। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक तरीका बताता हूं इसकी डेफिनेशन को याद रखने का। अब आप जानते हैं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 किसकी इक्वल है? यकीनन 12 AMU। तो मेरे पास 1 AMU किसकी इक्वल आएगा? 1 AMU इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12। या मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, कार्बन 12 मल्टीप्लाई बाय 1/12 इज इक्वल टू 1 AMU। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, या मैं यूं भी कह सकता हूं कि 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। तो मैं इसको लिख देता हूं, इट इज 1/12 मास ऑफ, या हम 1/12 पार्ट्स ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 कह सकते हैं। दिस इज एटॉमिक मास यूनिट कि हमारे पास 1/12 ऑफ द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। अब हम चलते हैं कि हम यहां पे कार्बन को ही क्यों स्टैंडर्ड लेते हैं। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि मास ऑफ जो एटम है वो बहुत कम होती है। मास ऑफ एटम हमने कितनी देखी थी? वो हमने देखी थी 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 किलोग्राम की रेंज में थी। अगर हम ग्राम्स में आ जाएं तो वो हमारे पास 24 से -22 में आ जाती है ग्राम्स में। और अगर हम मिलीग्राम में लें तो वो हमारे पास 21 से 19 मिलीग्राम में आ जाती है। अगर आप फॉर एग्जांपल भूल भी रहे हैं तो
इसमें हमारे पास किलोग्राम और ग्राम में 1000 का फर्क होता है, इसी तरह ग्राम और मिलीग्राम में भी 1000 का, तो तीन वर्ड्स आप पीछे लिख सकते हैं। सो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो मास ऑफ एटम ग्राम्स में 10⁻24 टू 10⁻22 ग्राम है, तो मतलब ये इतनी कम मास है कि जिसको हम किसी भी नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट के साथ, फिजिकल बैलेंस के साथ मेजर नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसीलिए एक रेफरेंस स्टैंडर्ड लेना पड़ता है जो कि कार्बन 12 है। तो अब हम कार्बन को ही क्यों लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई कार्बन 12 इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड, उसको ही स्टैंडर्ड क्यों लिया जाता है। तो ये चीज आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है। सबसे पहला पॉइंट जो किसी भी चीज को स्टैंडर्ड लेने के लिए हो सकता है, वो आप लोग अपने माइंड में रखें कि उसको एबंडेंट होना चाहिए, मोर एबंडेंट होना चाहिए, जो आपको इजीली अवेलेबल हो। देन सेकेंड पॉइंट, उसको स्टेबल होना चाहिए, ताकि वो आपके पास क्या हो कि वो ज्यादा से ज्यादा रिटेन रह सकता हो। लाज़िम बात है, जब कोई चीज एबंडेंट होगी तो वो आपके पास क्या होगी, वो स्टेबल होगी, और उसके बाद इजीली अवेलेबल हो, आसानी से दस्तयाब भी होनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट कि उसका एटॉमिक मास इज इन होल नंबर, यानी कि वो फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए, उसको एग्जैक्ट होना चाहिए। सो ये सारी क्वालिटीज कार्बन की हैं, इस वजह से हम उसको एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द एटॉमिक मैसेज ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये था हमारा आज का सेकेंड टॉपिक। अब मैं चलता हूं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ। मेरा आज का थर्ड टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, यानी कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। अब हम आइसोटोप्स के बारे में इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आइसोटोप होता क्या है। तो मैं ये अबंडेंस का टॉपिक चूंकि उसके बुक में उसके बाद है, तो मैं उसको पहले डिस्कस कर रहा हूं, तो आप लोग देख लें उसमें। तो इंशाल्लाह थॉरली मैं आइसोटोप्स को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स को देखते हैं कि ये हमारे पास है क्या। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। अब यहां पे भी आप देखें वर्ड रिलेटिव का ही यूज हुआ। इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, के आइसोटोप्स हमारे पास एक ही एलिमेंट में डिफरेंट किस्म के एटम्स हो सकते हैं। तो जब वो डिफरेंट किस्म के एटम्स होंगे तो उनकी हर एक की अपनी अपनी अबंडेंस होगी, मतलब उनका पाया जाना। तो उनमें से अब आपने रिलेटिव देखनी है, तो रिलेटिव मीन कि आपके पास अगर किसी भी चीज के 3 आइसोटोप्स हैं तो कितना परसेंट अबंडेंस है उस एलिमेंट में बाकी सारे आइसोटोप से। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। तो मैं इसको डिफाइन कैसे कर लेता हूं, द परसेंटेज ऑफ वन आइसोटोप, द परसेंटेज ऑफ वन आइसोटोप, ठीक है, कि किसी भी एक आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट किससे, टू ऑल अदर आइसोटोप्स ऑफ, परसेंटेज ऑफ वन आइसोटोप ऑफ एलिमेंट टू ऑल अदर आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट, कि उस एलिमेंट के जितने भी बाकी आइसोटोप्स हैं उनमें से उसकी परसेंटेज, आप परसेंटेज अबंडेंस भी कह सकते हैं इसका। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास क्या होगा। आप एक चीज याद रखेंगे कि जो हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं,
ईच आइसोटोप हैज इट्स ओन अबंडेंस, उसकी अपनी एक खास अबंडेंस होगी। फॉर एग्जाम्पल हम आगे चल के देखेंगे, उसमें नियॉन के आइसोटोप्स हैं, उसमें उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, नियॉन 20, 21, 22। तो सबसे ज़्यादा 20 वाला उसकी परसेंटेज अबंडेंस होती है तकरीबन 90%, 21 वाला 0.08%, और इसी तरह जो हमारे पास 22 वाला होता है वो राउंड अबाउट 8 पॉइंट समथिंग में एग्जिस्ट करता है। तो उसकी अपनी एक अबंडेंस होती है। और हम इसको मेजर किस तरह से करते हैं, इसको डिटरमिन कैसे करते हैं? इट इज डिटरमिन्ड बाय एमएस, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। ये इंशाल्लाह जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम इसको आगे चल के इन लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं इसकी अक्रस की तरफ। ये बच्चों अक्रस जो है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू के पोर्शन में पूछी जाने वाली बातें हैं। अक्रंस ऑफ आइसोटोप्स, हमारे पास आप लोग याद रखें टोटल जो आइसोटोप्स हैं वो हमारे पास 580 आइसोटोप्स, 580 टोटल आइसोटोप्स हैं। इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज, इसमें से जो 300 आइसोटोप्स हैं वो आपके पास आर्टिफिशियल है, और इसमें से कितने रह गए? 280 जो आइसोटोप्स हैं वो आपके पास क्या है? वो नेचुरल है। हमारे पास 280 जो आइसोटोप्स हैं वो नेचुरल हैं। अब मैं इसको मजीद आगे डिस्कस करता हूं। हमने इस जो 280 नेचुरल हैं उसकी मजीद आगे देखते हैं कि हमारे पास वो किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। अब आउट ऑफ 280 जो 280 हमारे पास हैं उनमें से जो 40 हैं, 280 में से जो 40 हैं, दीज आर रेडियो एक्टिव। और कितने रह गए उनमें से? 240 दीज आर नॉन रेडियो एक्टिव। वो नॉन रेडियो एक्टिव है। जो हमारे पास नेचुरल आइसोटोप्स थे उनकी बात हो रही है। अब हम मजीद इनमें से देख लेते हैं कि हमारे पास इवन एटॉमिक नंबर या ऑड में से कितने हैं। इसी 280 में से आप देख लें, हमारे पास ये जो 280 नेचुरल थे इनमें से आपने याद रखना है 154 जो हैं आपके पास वो इवन एटॉमिक नंबर और इवन मास यानी कि एटॉमिक मास रखते हैं। हाउ मच? 154। बाकी कितने रह गए? 126। और ये जो हमारे पास 126 हैं इनका स्टेटस क्या है कि इनके ऑड नंबर होते हैं। हमने, और जो हमारे पास ऑड एटॉमिक नंबर होते हैं ये भी आप याद रखिएगा कि इनके नॉट मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप्स, इनके 2 से ज्यादा स्टेबल आइसोटोप्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे मैं हाइड्रोजन की एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, 1,1, हाइड्रोजन 1,2 एंड हाइड्रोजन 1,3। अब आप देखें इसका ऑड नंबर है तो ये कितने इसके आइसोटोप्स हैं? 3। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि जस्ट 2 इसके क्या होंगे? स्टेबल आइसोटोप्स होंगे, नॉट मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप्स जिनका ऑड नंबर होगा। और उनके कितने नंबर हैं? 126। ठीक है, तो आप यहां पे लिख दें नॉट मोर देन 2
स्टेबल आइसोटोप्स। अब हम चलते हैं जो हमारे पास इवन एटॉमिक नंबर और इवन एटॉमिक मास। तो इसके बारे में आप याद रखें कि ये क्या होते हैं, इसमें जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट इनसे बनता है, और इनके जो एटॉमिक मैसेज होते हैं वो मल्टीपल ऑफ 4 होते हैं, यानी कि 4 का उनके ऊपर टेबल जाता है, मल्टीपल ऑफ 4। और वो कौन से हैं एलिमेंट्स, वो भी मैं आपको याद करा देता हूं। जैसे मैं आपको लास्ट टाइम भी कह रहा था कि आप लोगों ने चीज़ों को आसान करके समझना है। तो हमारे पास, मैं पहले लिखता हूं उन एलिमेंट्स के नाम, फिर आपको याद करने का तरीका बताता हूं। जो क्या बनाते हैं, 50% अर्थ क्रस्ट, यानी कि इस अर्थ में 50% ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 4 इनकी जो मैसेज होती हैं। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, सिलिकॉन। तो इनकी मैसेज आप जानते हैं, ऑक्सीजन की 16 होती है, मैग्नीशियम की 24 होती है, कैल्शियम की 20 होती है, आयरन की 56 होती है, और सिलिकॉन की 28 होती है। ये जो मैंने एलिमेंट्स आपके सामने लिखे हैं, ये आपके पास इवन एटॉमिक नंबर, इवन एटॉमिक मैसेज, और ये मल्टीपल्स ऑफ 4 होते हैं। और इसमें हम लोग जो चीज आपने याद रखनी है, इन एलिमेंट्स को नॉर्मली बच्चे भूल जाते हैं, तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपने इसको क्या याद रखना है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को चाय पेश की, तो चाय किसी मग में या प्याले में थी, तो हम उसको कहते हैं कि अगर उसको मैंने उससे पूछना है कि चाय क्या काफी थी या और दूं, तो मैं क्या कहूंगा, ओ मग काफी सी। क्लियर, यानी कि वो मग काफी था या मैं और भी आपको दूं, ओ मग काफी सी। तो ये आप लोगों ने इन एलिमेंट्स के बारे में इसको याद रखना है, ताकि आपको याद रखना इसके लिए आसान हो। मैं दोबारा इस अक्रस के बारे में बताता चलूं। टोटल आइसोटोप्स 580, जिनमें से 300 राउंड अबाउट हमारे पास आर्टिफिशियल हैं, और 280 क्या हैं, नेचुरल आइसोटोप्स हैं। इन नेचुरल आइसोटोप 280 में से 40 हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव हैं, और 240 क्या हैं, ये नॉन रेडियो एक्टिव हैं। इन 280 में से जो नेचुरल आइसोटोप्स हैं, उनमें से 154 ऐसे हैं जिनके एटॉमिक नंबर भी इवन हैं और एटॉमिक मैसेज भी इवन हैं, और उनमें से 126 हैं जो ऑड नंबर्स रखते हैं। और जो ऑड नंबर रखेंगे, याद रखिएगा, उनके स्टेबल आइसोटोप्स नॉट मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप्स, उनके 2 से ज्यादा स्टेबल आइसोटोप नहीं होंगे। जैसे मैंने हाइड्रोजन की एग्जांपल दी, इसके 3 आइसोटोप्स हैं, लेकिन उसमें से ज्यादा जो स्टेबल आइसोटोप्स हैं वो जस्ट 2 हैं। इसी तरह 154 में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज की बात की कि ये 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट होता है, और ये मल्टीपल्स ऑफ 4 होते हैं, जिनका नाम मैंने याद रखना कैसे बताया आपको कि ओ मग काफी सी, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन एंड सिलिकॉन। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इस कोरोना की वबा में अपने आप को महफूज रखें, घर रहें तो महफूज भी रहें, अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।